माननीय साखरे जी, उपस्थित देशभक्त नागरिक बंधुगण और माताएं, अभी जो मेरा परिचय किया गया उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। उनका प्रेम यह मैग्नीफाइंग ग्लास के समान है, छोटा गुण भी उनको बड़ा दिखता है, लेकिन जो कर्मयोगी वगैरह शब्द का प्रयोग किया गया उसके कारण एक छोटी सी बात याद आती है, वह बताकर मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। परम पूजनीय श्री गुरु जी का 51वां वर्धापन दिन था। विदर्भ का कार्यक्रम अकोला में था। वहाँ आदरणीय सोनोपंत दांडेकर सुप्रसिद्ध, उनको बुलाया गया था और उनके परिचय में श्रेष्ठ संत ऐसा उनका उल्लेख किया। अब ये उल्लेख में जो आता है उसके कारण सुनने वाले के मन पर क्या बोझ होता है, इसके लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जब श्रेष्ठ संत ऐसा उनका उल्लेख किया और जो सही था, सब महाराष्ट्र जानता है, उन्होंने अपने भाषण में कहा, मराठी में भाषण था, बाप हो मला पंत म्हणा पण संत म्हणू नका, कारण संत होणं म्हणजे फार मोठी जबाबदारी है। तो मुझे इस बात का स्मरण हुआ। किंतु खैर अपने यहाँ ये पद्धति है कि जिस दिन जिसका भाषण होता है उसका अच्छा परिचय कर देना, चढ़ा बढ़ाकर परिचय कर देना। गणेश चतुर्थी के दिन कहना कि सबसे श्रेष्ठ देवता गणेश है, शिवरात्रि के दिन कहना कि शंकर के समान और देवता नहीं, एकादशी के दिन विष्णु भगवान सबसे बड़े देवता होते हैं। वैसे जिस समय जो वक्ता होता है वही फार सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दृष्टि से परिचय ठीक ही हुआ है। आज हम स्वदेशी दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित आए हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने यह निर्णय लिया कि बाबू गेनू दिवस स्वदेशी दिवस के नाते मनाया जाए। स्वदेशी के लिए कई दशकों से विचार और प्रचार चला, किंतु प्रत्यक्ष आत्म बलिदान एक ही हुआ और वह बाबू गेनू का हुआ। उसका इतिहास अभी आपके सामने प्रास्ताविक में बताया गया कि जो विदेशी कपड़े का ट्रक, उसको रोकने का प्रयास, और उसमें ट्रक के सामने बाबू गेनू यह ऐसा सो गया और उसके शरीर पर से वो ट्रक चलाने के लिए जो ब्रिटिश सार्जेंट भारतीय ड्राइवर के बगल में बैठा था, उसने कहा कि चलो इसके शरीर पर से। भारतीय ड्राइवर नीचे उतर गया। ब्रिटिश सार्जेंट ने चक्र अपने हाथ में लिया और बाबू गेनू के शरीर पर से ट्रक चलाया। तो इस तरह से स्वदेशी बहिष्कार के लिए प्रत्यक्ष आत्म बलिदान बाबू गेनू को किया। उसके स्मृति में 12 दिसंबर को, ये 12 दिसंबर 1930 की घटना है, 12 दिसंबर को स्वदेशी दिवस मनाया जाए, ऐसा आह्वान स्वदेशी जागरण मंच ने किया। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्यवाह माननीय शेषाद्री जी ने भी ऐसा पत्रक निकाला कि सभी ने इस स्वदेशी दिवस में सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी स्वदेशी का पुरस्कार करता है। इस तरह का पत्रक माननीय शेषाद्री जी ने भी निकाला और इस दिवस को अब एक मान्यता प्राप्त हुई है। जैसे भारतीय मजदूर संघ ने विश्वकर्मा दिवस को राष्ट्रीय श्रम दिवस के नाते प्रारंभ किया, आज उसको मान्यता है। भारतीय किसान संघ ने बलराम जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के नाते प्रारंभ किया। अब विभिन्न प्रदेशों में अपना किसान संघ यह संपन्न कर रहा है। या भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत जो सर्वपंथ समादर मंच, जिसका एक अधिवेशन नागपुर में ही रेशीमबाग में हुआ था, तो उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर के कांग्रेस के नेता थे, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आत्म बलिदान किया। प्रत्यक्ष इस तरह का आत्म बलिदान एक ही था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी दिन मनाने का सोचा और आज पूरे देश में सभी यूनियंस
गणेश शंकर विद्यार्थी दिन हमारी मनाना शुरू कर दिया है। उसी तरह से ये छोटा प्रारंभ है। स्वदेशी दिवस धीरे धीरे उसको भी अधिक मान्यता प्राप्त होगी, यह पूरा विश्वास मुझे है। यह जो हम ऐसे अपने वीर देशभक्त आत्म बलिदानी पूर्वजों की स्मृति में कभी दिवस मनाते हैं, कभी उनका स्मारक बनाते हैं, कभी उनके नाम से ट्रस्ट बनाकर कुछ कार्य शुरू करते हैं, इसका क्या औचित्य है यह सब जानते हैं। आजकल नए फैशनेबल प्रोग्रेसिव लोग, इनकी एक पद्धति ऐसी है कि जो पुराना इतिहास है उसको भूलना, जो पुराने कर्तृत्ववान बलिदानी लोग हो गए उनको भूलना, जनता को बताना कि हम ही श्रेष्ठ पुरुष है, हमारे पहले कोई श्रेष्ठ पुरुष हुए नहीं, हमारे बाद में कोई होने वाले नहीं, ऐसा आभास निर्माण करना, यह एक फैशन आज भारत में है। किंतु जिन्होंने राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है, उन्होंने इस मानस शास्त्र को लेना बिल्कुल ही गलत होगा। उल्टा है कि अपने पुराने इतिहास का, पुराने वैभव का, पुराने पराक्रमों का, जय पराजय प्रगति अवनति सुख दुखों का देख नर्तन, ऐसा सारा जो स्मरण करते हैं उनको ही दृढ़ निश्चय पूर्वक सारे संकटों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा और शक्ति प्राप्त होती है। और जो केवल हम ही है, हम छोड़कर न पहले कोई थे न बाद में कोई होने वाला, ऐसे जो अहंकारी लोग हैं वो अपने रहते हुए भी कुछ अच्छा कार्य नहीं कर सकते। लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने एक जगह ऐसा कहा है कि जिस पीढ़ी के लोग अपने पूर्वजों ने, पुरानी पीढ़ियों ने किए हुए महान उपलब्धियों का स्मरण नहीं रखते, उस पीढ़ी के लोगों के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं होगा जो आने वाली पीढ़ियां जिसका स्मरण करे। ऐसा कोई भी बड़ा काम उनके हाथ से नहीं हो सकता। तो भूतकाल से बराबर संपर्क रखते हुए भविष्य काल की ओर जाना है, और प्रेरणा जो मिलती है वह इस तरह के भूतकाल के इतिहास से मिलती है। तो आत्म बलिदानी परंपरा जो भारत की रही है उसका स्मरण रहे, यह बहुत आवश्यक है। इसलिए ये दिन मनाए जाते हैं, स्मारक निर्माण किए जाते हैं, ट्रस्ट बनाए जाते हैं, सभी का उद्देश्य यही है। अभी स्वदेशी जागरण मंच की ओर से यह जो सभा हो रही, संयोग की बात है कि यह सभा एक ऐतिहासिक अवसर पर हो रही, दुनिया के दृष्टि से ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है। स्वदेशी आंदोलन, इसका विचार संक्षेप में मैं बाद में रखूंगा, लेकिन आज का यह अवसर क्या है यह मैं बताना चाहता हूँ। इधर हम लोग स्वदेशी दिवस मना रहे, और जिसके खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच जनता में जागरण करना चाहता है, सभी देशभक्तों को एक मंच पर लाना चाहता है। विभिन्न दल हो सकते हैं, किंतु दल निरपेक्ष राष्ट्रीय एकात्मकता प्रदर्शित करने का आह्वान करता है। इसी अवसर पर सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस चल रही है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह जो षड्यंत्र गोरे देशों का, गोरे पूंजीपति संस्थाओं का, जिसमें वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मल्टीनेशनल्स, अब जिसको दुनिया का सुपर गवर्नमेंट बनाने की आकांक्षा अमेरिका रख रहा, वह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकी सरकार, इनका जो षड्यंत्र, उसका प्रभावी ढंग से प्रारंभ करने के लिए
कल से सिंगापुर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉन्फ्रेंस हो रही, उसके सामने कुछ प्रस्ताव है और इसमें ये सारे भांडवलशाह, विदेशी भांडवलशाह और अमेरिकन सरकार यदि यशस्वी होती है तो न केवल भारत के, अभी तृतीय विश्व के और तृतीय विश्व के अलावा यूरोप के भी देशों को एक बहुत बड़ा संकट उनके लिए खड़ा होगा। इस दृष्टि से सिंगापुर के कॉन्फ्रेंस का प्रथम स्मरण करना मैं आवश्यक समझता हूँ। सिंगापुर के कॉन्फ्रेंस में 3 प्रस्ताव आने वाले ऐसा प्रसिद्ध हुआ। एक पर्यावरण के बारे में था, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। हम जानते हैं कि गोरे देशों का यह विचार है कि पर्यावरण के कारण उनके देश में स्वास्थ्य की बहुत हानि हुई। अब पर्यावरण वहाँ का कम करना हो तो यह जो स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला ऐसा यह प्रदूषण है, यह विशेष रूप से तृतीय विश्व के देशों के मत्थे लादना, माने प्रदूषण के कारण बीमार होकर मरने का जो काम है वो तृतीय विश्व के देश करे और वहाँ अपने कारखाने चलाकर उत्पादन और मुनाफा गोरे देश कमाए और मरने का काम तृतीय विश्व के देश करे। ऐसा यह एक विचार, एक अच्छे वेल वर्डेड गुडी गुडी टॉक जिसको बोलते हैं, ऐसा प्रस्ताव उसमें है। किंतु उससे ज़्यादा, क्योंकि वह तो विवादास्पद है, जल्दी पास होने वाला नहीं, लेकिन 2 प्रस्ताव उसके अलावा भी आ रहे हैं। एक है इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, और दूसरा है सोशल क्लॉज के नाम से जो आया था, लेबर स्टैंडर्ड्स के नाम से आया था, उसके बारे में। लेबर स्टैंडर्ड्स के नाम से, लेबर स्टैंडर्ड को सोशल क्लॉज ऐसा बताते हुए गैट के टेबल पर उसको लाने का प्रयास और अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के टेबल पर लाने का प्रयास अमेरिका ने शुरू किया था। मैंने आपको बताया था इसके लिए उनका षड्यंत्र था और उन्होंने ऐसा सोचा था 3 साल पहले कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में सभी वर्कर्स की ओर से यदि सोशल क्लॉज को पारित किया गया, लेबर स्टैंडर्ड्स के क्लॉज को पारित किया गया, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी सरकार पर इसके विषय में दबाव लाना आसान हो जाएगा, ऐसा सोचा था। ILO में त्रिदलीय एकत्रीकरण होता है। जो ILO के सदस्य है उनकी सरकारें, उन देशों के मालिक लोगों के संगठन, उन देशों के मजदूरों के संगठन, त्रिदलीय ILO है और हर एक का अलग अलग ग्रुप भी होता है। वैसे वर्कर्स ग्रुप भी उसमें आता है। यह इंटरनेशनल वर्कर्स ग्रुप है और इंटरनेशनल वर्कर्स ग्रुप में आज स्थिति ऐसी है, पहले 2 खींचातानी करने वाले ऐसी शक्तियां थी। अमेरिका का ICFTU, रशिया का कम्युनिस्ट WFTU, ऐसे 2 प्रमुख थे। अब कम्युनिज्म नीचे जाने के बाद WFTU की तो स्थिति विशेष नहीं रही और ज़्यादातर अब ICFTU माने अमेरिकन प्रभावित ऐसे ही लोगों की मेजॉरिटी है। तो उन्होंने सोचा कि यदि हम ऐसा प्रस्ताव लाते, अब लेबर स्टैंडर्ड्स में उन्होंने ऐसा किया कि विभिन्न देशों के सरकारें मजदूरों के साथ न्याय नहीं करती, अपने कानून मजदूरों के अनुकूल नहीं बनाती, इसके कारण मजदूरों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसके कारण गोरे लोगों के दिल दहल उठे हैं। ये दयनीय अवस्था मजदूरों की वो देख नहीं सकते तृतीय विश्व के देशों की, और इसके कारण जहाँ जहाँ ऐसा नहीं हो रहा वहाँ वहाँ स्वयं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अंदर घुसकर सारे कानून व्यवस्था बनाने का अधिकार देना चाहिए। सरकार की फिक्र न करते हुए सरकार के सर पर से लांघकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सीधे हस्तक्षेप कर सके, ऐसा यह प्रस्ताव था। स्पष्ट है कि इसके कारण
हर देश के संप्रभुता को, सॉवरेनिटी को पूरी तरह से निरस्त किया जाने वाला था। अब उन्होंने सोचा कि यह प्रस्ताव लाएंगे, यहाँ पास करेंगे, यहाँ पास होगा तो फिर बाकी देशों के सरकारों पर दबाव लाना आसान होगा। तो उन्होंने वो प्रस्ताव प्रिंट वगैरह करके लाया। वर्कर्स ग्रुप की मीटिंग थी आईएलओ में 3 साल पहले 19 जून को यह मीटिंग हुई, और उन्होंने अपेक्षा ही नहीं की थी कि कोई विरोध करेगा, क्योंकि कम्युनिस्टों के जो यूनियन थे वो तो अब निष्प्रभ हो गए और बाकी तो सब अमेरिकन प्रभावित। तो भाषण हुआ अध्यक्ष का और कहा कि सरकारें अन्याय कर रही है, तो यह जो अधिकार है हर देश में हस्तक्षेप करके उनके संप्रभुता को समाप्त करने का, तो संप्रभुता को समाप्त करने का ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा मजदूरों का दुख दर्द देखकर गोरे लोगों का हमारा दिल बहुत दुख रहा है, इसलिए ये प्रस्ताव ला रहे। जैसे भाषण समाप्त हुआ वैसे भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधि आर वेणुगोपाल मेनन एकदम खड़ा हुआ। उसने कहा कि आप जो बोल रहे उससे हम सहमत नहीं है, हमारे सरकार के साथ झगड़ा है, आप जो कह रहे अन्याय अत्याचार हमारे देश में हो रहा है, हम उसके खिलाफ सरकार के साथ लड़ेंगे, लेकिन यह हमारा डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट है, घरेलू व्यवहार है, हम और हमारी सरकार आपस में निपट लेंगे, लेकिन इसका बहाना लेकर भारतीय मजदूर संघ ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक कोई विदेशी सत्ता हमारे देश में आकर हस्तक्षेप करे और हमारी संप्रभुता, सॉवरेनिटी समाप्त करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा। सबके लिए बॉम्बशेल था, किसी ने अपेक्षा ही नहीं की। और ये जब बोला तो अध्यक्ष महोदय हड़बड़ गड़बड़ हो गए। वो एकदम खड़े होकर कहे कि शायद मैंने जो प्रतिपादन किया उसके कारण थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुआ है, ये जरा उलझन वाला सवाल है और कभी फुर्सत से इस पर विचार करेंगे, इस समय इस प्रस्ताव पर विचार हम स्थगित करते हैं। उन्होंने वो स्थगित किया। वो स्थगित करने के कारण फुर्सत मिली। उस समय में फिर भारत सरकार ने पहल करते हुए तृतीय विश्व के श्रम मंत्रियों की परिषद दिल्ली में ली। उस परिषद ने एक मुख से प्रस्ताव पारित किया कि ये सोशल क्लॉज हम नहीं आने देंगे, और इस तरह से प्रतिकार का एक रास्ता खोलने का श्रेय अचानक भारतीय मजदूर संघ को मिला। तो पहली बार इसको रेजिस्ट करना, प्रतिकार करना, यह काम उस समय हुआ। अब वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये जो कॉन्फ्रेंस है उसमें लाना चाहते हैं। उसके विषय में तृतीय विश्व के सभी देशों ने यह तय किया कि सोशल क्लॉज का विरोध करना, और इस दृष्टि से एक चिंता का विषय दूर हुआ है। आखिर तक इसका प्रतिकार करना, ऐसा उन्होंने तय किया है, क्योंकि इसमें मजदूरों के बारे में तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये विदेशी लोग आकर भारतीय मजदूरों में क्या, विदेश तृतीय विश्व के मजदूरों में क्या बेकारी, बेरोजगारी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाने वाले। उनकी जो पद्धति है कि गलत बात को अच्छे शब्दों में पेश करना, उसी तरह का ये सोशल क्लॉज है। तो उसकी चिंता ठीक ढंग से हो रही है, यह हमारे लिए संतोष की बात है। अब पहला जो प्रस्ताव है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब इसके विषय में आप जानते हैं कि उन्होंने पहले से भूमिका बनाई थी। पहले से यह प्रचार किया गया था। मैंने नागपुर में पिछले सभा में कहा था कि 6 जून 1945 को दूसरे महायुद्ध की समाप्ति हुई। विभिन्न देशों को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के दबाव के कारण स्वातंत्र्य देना गोरे साम्राज्यवादी देशों के लिए बाध्य हो गया। उसी समय उन्होंने समझ लिया था कि उनकी जो आर्थिक समृद्धि थी वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं थी, अपने कॉलोनीज का, उपनिवेशों का शोषण करके वो समृद्ध है ऐसा दिखाई देता था। शोषण बंद हो जाएगा तो उनके अपने निजी देश की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, इस तरह की एक परिस्थिति थी। तो अन्य देशों का शोषण कैसे करना, यह विचार उनके सामने आया और इस दृष्टि से उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। एक स्ट्रैटेजी बनाई कि शोषण करने के दृष्टि से ये जो सारे तृतीय विश्व के देश है, नव स्वतंत्र देश है, यहाँ अमेरिका और अन्य गोरे कैपिटलिस्ट, इनके लिए अनुकूल ऐसे ही लोग राजा सत्ता में आने चाहिए, ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए CIA और बाकी संस्थाओं के माध्यम से। यह एक बात थी।
यहाँ एक स्पष्टीकरण देना मैं आवश्यक समझता हूँ। जय अमेरिका इस शब्द का जब मैं उच्चारण कर रहा हूँ तो अमेरिका के करोड़ों लोग मेरे मन के सामने नहीं, वो बेचारे उतने ही अनजान हैं, इनोसेंट है जितने हम लोग हैं। जब मैं अमेरिका शब्द का प्रयोग करता हूँ तो अमेरिकन सरकार और अमेरिका के पूंजीशाह कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनकी जो साठगांठ है, नेक्सस है सरकार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, इस नेक्सस के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। आम लोग जो वहाँ है वो उतने ही इनोसेंट है, अनजान है जितने हम लोग हैं, उनके खिलाफ हम नहीं। अब आपको यह आश्चर्य होगा कि अब तो ये लोग भी मल्टीनेशनल्स के मनुष्यता विरोधी नीतियों का विरोध करने में थोड़ा थोड़ा जागृति दिखा रहे हैं और इनके खिलाफ अमेरिका के ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय नेता राल्फ नाडिर, इन्होंने हथियार उठाया है मल्टीनेशनल्स के खिलाफ। यह एक नई घटना पिछले 3-4 महीने में हुई है। राल्फ नाडिर ने पहले हमारे राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था कि मल्टीनेशनल्स को आप इस तरह से प्रवेश देना, इनडिस्क्रिमिनेटली अविवेकपूर्ण प्रवेश मत दीजिए, नहीं तो आपकी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। आज उन्होंने खुलेआम इस साठगांठ, सरकार और पूंजीपतियों के साठगांठ के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। एक अच्छी बात है। तो अमेरिकन सरकार, गोरे देशों के पूंजीशाह, अब इन्होंने ये तय किया कि नव स्वतंत्र देश अपना शोषण कैसे करने देंगे। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र यह पसंद नहीं करेगा कि विदेशी हमारे देश का शोषण करें। तो राज्यकर्ताओं को खरीदना, जहां राज्यकर्ता खरीदे नहीं जाते वहां खून खराबी करते हुए भी वहां अपने लिए ऐसे अनुकूल राज्यकर्ताओं की, जैसे चिली के एलेंडे, तो अनुकूल राज्यकर्ताओं की वहां प्रतिष्ठापना करना। तो राज्यकर्ता हमारे लिए अनुकूल रहे, ऐसी व्यवस्था, यह एक बात। स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा यह था कि सर्वसाधारण जनता को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं के बारे में अंधेरे में रखना, पता ही चलने न देना क्या क्या हो रहा है, और जनता को पता न चलने देते हुए खरीदे गए राज्यकर्ताओं के साथ ऊपर से ऊपर कुछ समझौते करना, कुछ एग्रीमेंट्स करना। और जब एग्रीमेंट्स का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा तो उस समय फिर अचानक होने के कारण, जैसे आसमान से कुल्हाड़ी गिर जाती है तो आदमी समझता नहीं क्या करना, जनता कंफ्यूज हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी और फिर प्रतिकार नहीं कर सकेगी, अपना दांव सिद्ध होगा। इस तरह का विचार इन लोगों ने किया। अब जगह जगह अपने लिए अनुकूल राज्यकर्ता तो लाए और थोड़ा बहुत प्रवेश शुरू भी किया। अलग अलग देशों के उद्योगों में थोड़ा बहुत प्रवेश शुरू किया। छोटे छोटे इंडस्ट्री वाइज एग्रीमेंट्स हुए, लोगों को बताया नहीं गया। अब पता चल रहा है कि किस तरह के देश के लिए घातक ऐसे ये सारे एग्रीमेंट्स थे, किंतु धीरे धीरे प्रवेश शुरू किया। वो बड़ा हमला नहीं था, थोड़ी भूमिका तैयार होने के बाद बड़ा हमला करना, ऐसी उनकी पद्धति थी। अब उसके अनुसार जब यह आक्रमण बढ़ने लगा और गैट के नेगोशिएशन टेबल पर उन्होंने ऐसा बताया कि पहले जो केवल एक ही आइटम रेफरेंस के नाते था, इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स, माने वस्तुओं के व्यापार, इसी को केवल गैट के टेबल पर पहले रखा गया था। इनके सुविधा के दृष्टि से सर्विसेज, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स, एग्रीकल्चर और ऐसे कुछ नए विषय वो रखे गए। बाद में पर्यावरण, सोशल क्लॉज का भी उन्होंने ये करने का सोचा। ये सारा जब चल रहा था तो तृतीय विश्व के कुछ देशभक्त लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ। उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया और मलेशिया के प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद, इन्होंने इसमें पहल की और भारत को ऐसा कहा कि गैट के टेबल पर अपने स्वतंत्रता, संप्रभुता पर आक्रमण हो रहा, उसका प्रतिकार करना है
प्रतिकार करना है तो इसमें आप सबसे बड़े होने के कारण आप ही हमारा नेतृत्व कर कीजिए, ऐसी प्रार्थना भारत को की। स्कैंडल वगैरह का उसको पता चलेगा कि तृतीय विश्व के देशों का मल्टीनेशनल के विरोध में नेतृत्व करने की बात हमारे सरकार ने क्यों नहीं स्वीकार की, इसका अंदाजा आज जो आप अखबार में वार्ताएं पढ़ते उससे पता चल सकता है। उस अवस्था में महातिर मोहम्मद ने सोचा कि कम से कम समस्या क्या है, बीमारी क्या है, उसका इलाज क्या है, इसकी चर्चा करने के लिए कोई कमेटी बनाई जाए। उन्होंने तृतीय विश्व के कुछ एक्सपर्ट लोगों को मिलकर एक कमेटी बनाई जिसका नाम था साउथ कमीशन। उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस था कि यह जो आक्रमण हो रहा उसका स्वरूप क्या है यह बताना, और फिर इसका जो विरोध करना है तो विरोध करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं इस पर विचार करना, बताना। ऐसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस कमीशन को दिया गया। इस कमीशन ने अध्ययन किया, एक्सपर्ट लोग थे, स्पष्ट बताया कि गोरे पूंजीशाह आक्रमण कर रहे, इसके कारण इरोजन ऑफ सॉवरेंटी सब देशों की होने वाली है, उसका प्रतिकार करना आवश्यक है। उसके लिए कुछ सुझाव बताए जिसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन, माने जो दक्षिणी देश है, माने गैर गोरे देश है, उन्होंने आर्थिक और औद्योगिक सहयोग परस्पर करना चाहिए, इससे कुछ अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, ऐसे कुछ सुझाव भी दिए। ये जो साउथ कमीशन है उसकी रिपोर्ट चैलेंज टू द साउथ इस नाम से प्रकाशित है, आप कहीं भी देख सकते हैं। उसकी भूमिका और स्वदेशी जागरण मंच की भूमिका एक ही थी, स्पिरिट एक ही था। अब आश्चर्य होगा आपको कि उस कमीशन में अध्यक्ष के नाते तांजानिया के नेरेरे ये अध्यक्ष के नाते थे, और यह सारी रिपोर्ट जो स्वदेशी जागरण मंच के स्पिरिट से बिल्कुल अनुकूल है, यह सारी रिपोर्ट जिनके वैचारिक नेतृत्व में बनाई गई वो सेक्रेटरी जनरल साउथ कमीशन के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके वैचारिक नेतृत्व में यह सारा डॉक्यूमेंट बनाया गया। और आश्चर्य है कि जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको मिल गई, ओवरनाइट वो भूल गए कि पहले क्या बोला था, क्या सोचा था। अंग्रेजी में एक एमनेशिया करके एक बीमारी है। एमनेशिया का मतलब होता है कि पूर्ण विस्मरण, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, पहले क्या हुआ, कुछ नहीं, पूरा विस्मरण। यह एमनेशिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को हो गया, और पिछले दिन शाम तक जो बातें बोलते थे उसके बिल्कुल विपरीत बातें बोलना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किया, और फिर वकालत गोरे देशों की करना इन्होंने शुरू किया। इस तरह इसका एक इतिहास हमारे सामने। तृतीय विश्व के देशों में जागरण होना शुरू हुआ। अब स्वदेशी जागरण मंच का निर्माण हुआ। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति, इसमें कुछ अंतर है, वह बताना आवश्यक है। उस समय लगभग सभी लोग गफलत में थे। हाँ, थोड़ा थोड़ा जागरण थोड़े लोगों में हर देश में था, लेकिन आम जनता सभी तृतीय विश्व के देशों की गफलत में थी। फिर उस समय अमेरिका बहुत बलवान है, इस तरह का एक आभास सब लोगों के मन में था। ये स्पष्ट है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जो नई रचना आई, इस रचना में अमेरिका दुनिया का नंबर 1 का देश है, यह बात सिद्ध हुई। सबसे समृद्ध देश, सबसे बलवान देश है, यह बात सिद्ध हुई। और अमेरिका के जो राजनेता है वे अपने जनता को इसी भावना में रखते गए कि हम नंबर 1 है, और जब तक आसमान में चांद और सूरज है तब तक अमेरिका ही नंबर 1 देश रहेगा दुनिया का। इसी गफलत में उन्होंने अपने लोगों को रखा। किंतु भारत के हम जो लोग हैं संघ विचारों के, जिनको प्रतिगामी रिएक्शनरी कहना यह एक फैशनेबल बात है ऐसे लोगों के लिए, जो प्रोग्रेसिव है, रेडिकल है, इसलिए गैर जिम्मेवार, इरिस्पॉन्सिबल है, केवल पब्लिसिटी के पीछे है, ऐसे इरिस्पॉन्सिबल लोगों ने, हम जो संघ विचारक के लोग हैं
तो इनको क्या अर्थशास्त्र समझता नहीं, ये देश को 16वीं शताब्दी में ले जाना चाहते वगैरह ऐसी बातें हम लोगों के खिलाफ शुरू की थी। किंतु हम लोगों ने पहले से यह कहा था कि कम्युनिज्म टूट जाएगा, कैपिटलिज्म टूट जाएगा और बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी अमेरिका का जो नंबर 1 का स्थान है वह भी समाप्त होगा, ऐसा हम लोगों ने कहा था। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हमारी ताकत इतनी बढ़ेगी कि हम कम्युनिज्म कैपिटलिज्म को समाप्त करेंगे, ऐसा नहीं कहा। ये कहा कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों में अंतर विरोध है, इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस है। अपने ही इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस के बोझ के नीचे टूटकर ये दोनों इज़म्स खत्म हो जाएंगे और इसी इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन के कारण अमेरिका भी पिछड़ जाएगा, ऐसा विचार हमने रखा था। अब ये हमारी कोई नई प्रतिभा नहीं थी, पारंपरिक हमारे यहाँ कहा गया है कि जो ही समाज व्यवस्था सनातन धर्म के दायरे के अंतर्गत है उसके अंदर इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस, अंतर विरोध कभी भी निर्माण नहीं होते। जो समाज व्यवस्था सनातन धर्म के दायरे के बाहर है उसमें इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस, अंतर विरोध अवश्य निर्माण होकर रहेंगे। अर्थात यह बात है कि कोई भी बात मैच्योर होने में, रायपन होने में, परिपक्व होने में समय लगता है। आज ही शादी हुई और कल लड़का हुआ ऐसा नहीं होता। पीरियड ऑफ जेस्टेशन हर प्रक्रिया को लगता है, सोशल बातों में और ज़्यादा पीरियड लगता है। किंतु अपने ही अंतर विरोधों के बोझ के नीचे दबकर कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म खत्म होगा, ऐसा हम लोगों ने उस समय कहा था। बाकी प्रगतिशील लोगों ने कहा कि ये इनका दिवा स्वप्न है, कैसे हो सकता है। और उस समय कम्युनिज्म ऊपर जा रहा था। हिंदुस्तान में मजदूर आंदोलन यानी कम्युनिस्ट आंदोलन, लाल झंडा, यही मजदूरों का यह था। ऑल्टरनेट पार्टी के नाते पॉलिटिक्स में कम्युनिस्ट पार्टी थी। दुनिया में 1/3 दुनिया पर कम्युनिस्टों का लाल झंडा लहर रहा था। उस समय हम लोगों ने कहा था कि कम्युनिज्म खत्म होगा। लोगों ने कहा पागल है, ये अपने दिवा स्वप्न देख रहे, विशफुल थिंकिंग है। खैर कम्युनिज्म खत्म हुआ इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण। इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस दोनों में यह है कि ये सारे इज़म्स पिछले शताब्दी में निर्माण हुए, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, और उनका आधार पिछले शताब्दी के उत्तरार्ध में और खासकर अंतिम चतुर्थक में, क्वार्टर, जो साइंस की प्रगति थी उसके कारण जो एक यूफोरिया यानी हर्षोन्माद यूरोप के लोगों में निर्माण हुआ था कि कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, रिलीजन वगैरह सब झूठ है, जो कुछ है साइंस ही है। और साइंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा, टेलीस्कोप, टेस्ट ट्यूब के आधार पर। तो इस दृष्टि से भगवान को न मानने वाला और केवल भौतिकतावादी, मटेरियलिज्म, यही जिनका आधार, ऐसे ये तीनों इज़म्स निर्माण हुए। मैटर इज मटेरियल, केवल मैटर ही मटेरियल है, बाकी सब बातें झूठ है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसी जब परिस्थिति हर्षोन्माद की, यूफोरिया की यूरोप में थी, ऐसे समय इनका निर्माण हुआ, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म का। अब क्या हुआ है कि वहाँ साइंस ने प्रगति की, होते होते आज ऐसी स्थिति है कि दुनिया का साइंस हमारे हिंदू दृष्टाओं के साक्षात्कार के बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। हमारे दृष्टाओं का जो साक्षात्कार था कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये सारा अस्तित्व एक है, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो सकता है ऑल इज वन। तो ऑल इज वन, यह जो हमारे ऑल आर वन नहीं, ऑल आर वन बोलने से अलग अलग पदार्थ होते, सभी मिलकर एक ही है। यह जो साक्षात्कार था उसके नज़दीक आज उनका साइंस आ रहा है। लेकिन उसी पिछले शताब्दी के साइंस के आधार पर ये जो सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म आगे बढ़े, उन्होंने अपनी पोजीशन एडजस्ट नहीं की। ये जो साइंस की नई प्रगति, उसके साथ इसके कारण इनका आधार वही रहा जो पिछले शताब्दी में था, और वो गलत है ऐसा साइंस ने आज सिद्ध किया। इसके कारण मटेरियलिज्म यही इनका आधार रहा। और स्पष्ट है कि मटेरियलिज्म
यह सनातन धर्म के दायरे में नहीं है। सनातन धर्म में मटेरियल एस्पेक्ट का विचार है, समुत्कर्ष निश्चय जैसा यह कहा गया है, स्पिरिचुअल वेलफेयर, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का विचार है। दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू माना गया है। पश्चिम के समान हम यह नहीं मानते कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी अलग बात है, स्पिरिचुअल वेलफेयर अलग बात है। इसीलिए अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में समुत्कर्ष निश्चय यशस्य कहा गया। समुत्कर्ष और निश्चय दो शब्द है, लेकिन दोनों के लिए षष्ठी एक वचन दिया गया, क्योंकि दोनों एक ही, ऐसी हमारी धारणा है। तो इस तरह से मटेरियल का विचार है, किंतु मटेरियलिज्म नहीं है कि और कुछ नहीं, केवल मैटर है, ऐसा नहीं है। यह जो मटेरियलिज्म के आधार पर है, इसके कारण वो सनातन धर्म के दायरे के बाहर रहे, और इसके कारण उनके अंदर इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होकर उसके बोझ के नीचे दबकर वो खत्म हो गया, ऐसा हम लोगों ने कहा। कम्युनिज्म के बारे में वो सही हुआ। कैपिटलिज्म का भी अंतर्विरोध है। उसका तो सबसे पहले अंतर्विरोध ये है कि कैपिटलिज्म उपभोगवादी है, कंज्यूमरिस्ट है। जब कम्युनिज्म का फॉल हुआ उस समय कैपिटलिस्ट एजेंट्स ने ये कहना शुरू किया कि अब सारे लोग कैपिटलिज्म की ओर आ रहे हैं। हम लोगों ने कहा ये गलत है, ये कैपिटलिज्म की ओर नहीं आ रहे, ये सारे कंज्यूमरिज्म की ओर जा रहे हैं, उपभोगवाद की ओर जा रहे हैं। उनके लिए कैपिटलिज्म वगैरह अभिप्रेत नहीं। और हमने कहा कि उपभोगवाद यह तो इतना पुराना है जितना मनुष्य पुराना है। मनुष्य क्या, प्राणी, सजीव प्राणी जब से दुनिया में पैदा हुआ तभी से कंज्यूमरिज्म पैदा हुआ है। हर एक प्राणी कंज्यूमरिस्ट है, उपभोगवादी है, उपभोगों के पीछे दौड़ने वाला है। ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। तो लोग कंज्यूमरिज्म के तरफ, उपभोगवाद की तरफ जा रहे, कैपिटलिज्म की तरफ नहीं जा रहे, ऐसा हम लोगों ने प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा नहीं, ये कैपिटलिज्म को पसंद करने लगे। तो अब कैपिटलिज्म की सबसे प्रथम और बड़ी अंतर्विरोध की बात यह है कि सारे दुनिया के मिलकर जो साधन स्रोत है, ये साधन स्रोत सीमित है। संपूर्ण दुनिया के साधन स्रोत कुल मिलाकर सीमित है, और उपभोग की मनुष्य की वासनाएं असीम है, अमर्याद है। मनोरथा नाम अगतिर्न विद्यते, उपभोग की वासनाएं असीम है। तो असीम वासनाओं की पूर्ति सीमित साधनों के द्वारा हो नहीं सकती। इसके कारण शोषण, संघर्ष यह अपरिहार्य है। और इसी इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन में कैपिटलिज्म टूटने वाला, यह अपने सनातन धर्म के सिद्धांत के अनुकूल ऐसा विचार हम लोगों ने रखा। उस समय भी लोगों ने कहा कि ये क्या होगा। और फिर अमेरिका को, अभी भी अपने यहाँ बैठे हुए भी कुछ लोग ऐसे हो गए जिनके मन में ऐसा है कि अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है और आगे बढ़ रहा है, वास्तव में वो टूट रहा है। और इसका कारण यह है कि यह जो इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है कि साधन स्रोत सीमित, उपभोग की वासनाएं असीम, इसके कारण अमेरिकन अर्थव्यवस्था पर भी बोझ आया, वो टूटने लगी। उन नेताओं ने, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों राजनेताओं ने वास्तविकता का परिचय जनता को दिया नहीं, क्योंकि जो वास्तविकता की बात बोलेगा वो अप्रिय होगा। जो झूठ बोलेगा, जो राजनीति में फैशनेबल है, जो झूठ बोलेगा वही ज़्यादा लोकप्रिय होगा। इसके कारण जो वास्तविकता थी कि अमेरिका के स्रोत, साधन स्रोत सीमित होने के कारण अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, अन्य देशों के शोषण को भी एक सीमा है। तो पंडित दीनदयाल जी ने जैसा सूत्र दिया था, मैक्सिमम प्रोडक्शन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्ट्रेंड कंजम्पशन, तो कंजम्पशन रिस्ट्रेंड होना चाहिए, ऐसा उपदेश सीधा लोगों की करने की नैतिक हिम्मत नेताओं में न होने के कारण उन्होंने लोगों को अंधेरे में रखा। लेकिन अर्थव्यवस्था टूटने लगी। फिर उसको संवारने के लिए 1973 में उन्होंने एक कानून बनाया। उससे ये काम नहीं होता ऐसा दिखा, तो 1988 में एक दूसरा ओमनिबस कानून बनाया, जिसमें वो सुप्रसिद्ध या कुप्रसिद्ध स्पेशल 301 और सुपर 301, स्पेशल 301 और सुपर 301 ऐसे दो क्लॉजेस रखे गए, जिनमें ये रखा गया कि अमेरिका में बाहर के देशों से किस माल का आयात होने देना चाहिए, इसका निर्णय अमेरिकन सरकार करेगी। अमेरिकन उद्योगों को नुकसान न पहुंचे,
ऐसी नीति अपनाई जाएगी जिसको संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है। और अमेरिकन उद्योगों को धक्का लगाने वाले किसी भी माल को हम आयात नहीं होने देंगे, यह एक। लेकिन अमेरिका किसी भी देश को जो माल निर्यात करना चाहता है, उस देश के लिए बाध्य हो जाएगा कि अमेरिका का माल उसने लेना ही चाहिए, चाहे उसको आवश्यकता हो या न हो। अमेरिका जो कीमत बताएगी उसी कीमत पर उनको लेना पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो उसको शत्रु देश करके घोषित किया जाएगा और उसके खिलाफ आर्थिक बहिष्कार की लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसी एक क्लॉजेस उसमें डालेंगे। लेकिन तब तक उनके ख्याल में आया कि शायद यह भी पर्याप्त नहीं, इसीलिए फिर 1986 से जो उरुग्वे राउंड गैट का शुरू हुआ, उसमें उन्होंने ये एग्रीकल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विसेज और ये सारे ऐसी बातें, नई बातें उसमें लाई। इतना सारा होते हुए भी अमेरिका नीचे जा रहा है। और कैपिटलिज्म और अमेरिका के दृष्टि से हम लोगों ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2010वें साल तक कैपिटलिज्म टूट जाएगा। हमको बताया गया है कि निकर वाले अर्थशास्त्र नहीं जानते, किंतु सबको आश्चर्य हुआ जब कैपिटलिज्म के सर्वोच्च प्रवक्ता सैमुअलसन, इन्होंने एडमिशन दी कि कैपिटलिज्म बड़े तेजी से नीचे जा रहा है, थोड़े ही समय में वह समाप्त होगा। और साइंस ऑफ मैनेजमेंट के आज अग्रणी पीटर ड्रकर ने यह घोषित किया कि मुहूर्त क्या होगा कैपिटलिज्म समाप्त होने का। तो उन्होंने कहा 2015 से लेकर 2020 इस पीरियड में यह कोलैप्स कैपिटलिज्म का यह पूर्ण हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तब हमारे यहाँ के लोग भी कहने लगे कि आप लोग जो कह रहे थे शायद सम ग्रेन ऑफ ट्रूथ उसमें होगा। हमने कहा इसलिए नहीं, सैमुअलसन ने कहा और पीटर ड्रकर ने कहा, इसलिए फिर इसमें ग्रेन ऑफ ट्रूथ होगा, ऐसा संदेह इन लोगों में पैदा होने लगा। अमेरिका के बारे में हमने जो कहा बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी का, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स है उसमें से एक पैरामीटर जिसके आधार पर अब तक कौन देश सांपत्तिक दृष्टि से श्रेष्ठ है यह घोषित करती थी वर्ल्ड बैंक। तो 8-9 महीने के पहले वर्ल्ड बैंक ने घोषित किया कि जो पिछला साल था 94-95, इसमें सांपत्तिक दृष्टि से उनका जो पैरामीटर है उसके अनुसार अब ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, कनाडा नंबर 2 है। भारत हमेशा के समान हमारे नेताओं के कर्तृत्व के कारण बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स 12वें नंबर पर है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने घोषित किया। अब तक का जो पैरामीटर है, पैरामीटर्स तरह तरह के हो सकते हैं, किंतु अब तक का जो पैरामीटर है उसके अनुसार 12वें नंबर पर अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ऐसा घोषित किया गया है। तो हम लोग दकियानुसी होते हुए भी, ऑब्सकुरेंटिस्ट होते हुए भी, हम लोगों ने जो भविष्य के अंदाजे किए वे ठीक हो रहे। प्रगतिशील गैर जिम्मेवार लोग जो बढ़ाई मारते थे वह गलत है, यह भी अब दुनिया समझ रही है। इस तरह से अभी तक का इतिहास हमारे सामने। उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक ऐसी दूसरी घटना हमारे आदरणीय बोकरे जी ने जो एक नया विषय शुरू किया उसके कारण भी हुई। हिंदू इकोनॉमिक्स, ये प्रगतिशील लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हिंदू इकोनॉमिक्स करके कोई चीज हो सकती है। बोकरे जी ने अध्ययन पूर्वक यह ग्रंथ लिखा, देश में इसका प्रचार हुआ। इस्लामिक इकोनॉमिक्स, क्रिश्चियन इकोनॉमिक्स जो बना रहे हैं ऐसे लोगों ने इसका अध्ययन किया। विदेशों में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसका विमोचन किया गया, वहाँ के लाइब्रेरी में भी इसको रखा गया है। और एक नया विषय, एक नया डायमेंशन, नया आयाम आदरणीय बोकरे जी ने प्रविष्ट किया है अर्थशास्त्र की चर्चा में, जिसके विषय में हम लोगों ने स्वदेशी जागरण मंच का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ, उसके पिछले दिन 3 अक्टूबर को एक सेमिनार रखा था। सेमिनार की अध्यक्षता करने के लिए हमने डॉक्टर खुसरो को बुलाया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर थे, उसके पहले ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके थे। उनको हमने अध्यक्ष के नाते बुलाया। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि क्या है, उसको काहे के लिए बुलाया, वो साला क्या कहेगा, क्या पता है, वगैरह वगैरह, जैसे राजनीतिक नेता बोलते हैं ऐसा उन्होंने कहा। हमने कहा भाई वो विद्वान है, एकेडमिक है, राजनैतिक नहीं है, इसलिए एकदम गैर जिम्मेवार बोलने का उसको नैतिक अधिकार नहीं है।
ठीक ही बोलेगा। उसका जो समारोह का भाषण हुआ हिंदू इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदुत्ववादी लोगों ने भी ध्यान में रखने लायक है। ये डॉक्टर खुसरो कम्युनलिस्ट है, ये सब जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो विद्वान भी है और वो राजनेता नहीं है, इसके कारण झूठ बोलने का उसको नैतिक अधिकार नहीं है। तो उसने ऐसा बोला कि डॉक्टर बोकरे ने अपने प्रास्ताविक में कहा था कि मैंने ये जो हिंदू इकोनॉमिक्स लिखा है यह केवल विषय को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा है, दिस इज नॉट द लास्ट वर्ड ऑफ विजडम, ऐसा कहा था। डॉक्टर खुसरो ने कहा कि लेखक ने जो कहा दिस इज नॉट ए लास्ट वर्ड ऑफ विजडम, यही साइंटिफिक एटीट्यूड होती है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसके लिए मैं डॉक्टर बोकरे का अभिनंदन करता हूँ। ऐसी पहली बात उन्होंने कही। फिर दूसरी बात कही कि यह पुस्तक मैंने पढ़ी, यहाँ मैं आने के लिए निकला तो लोगों ने पूछा कि इस पुस्तक के विषय में आपका अभिप्राय क्या है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा अभिप्राय क्या है, यह विषय अप्रस्तुत है, इररिलेवेंट है। वास्तव में इस तरह की यह पहली ही पुस्तक है, यह महत्व की बात है। और फिर उन्होंने कहा कि यह पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पहला प्रयास इस नाते यह बहुत अच्छा है, लेकिन वैदिक काल से लेकर अब तक जितने ग्रंथ है उनमें इकोनॉमिक रेफरेंसेस कहाँ है इन सब का संकलन होना चाहिए। डॉक्टर खुसरो कह रहे हैं, हमारा हिंदू सोशलिस्ट प्रोग्रेसिव आदमी नहीं कहेगा। तो डॉक्टर खुसरो ने कहा कि वैदिक काल से लेकर अब तक रेफरेंस टू इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ आता है, सारे रेफरेंसेस इनका संकलन करना चाहिए, उन पर रिसर्च होना चाहिए। रिसर्च के समय दो हिस्से बनाने चाहिए। जिस समय जो आर्थिक व्यवस्था बताई गई उस समय वो आर्थिक व्यवस्था क्यों बताई गई, कुल मिलाकर परिस्थितियां क्या थी, इसलिए वो व्यवस्था बताई गई, इसका रिसर्च होना चाहिए। और दूसरा कि जो पुरानी रचनाएं थी उसमें से आज कौन सी कालबाह्य हो गई है और आज के लिए भी उपयुक्त कौन सी रचनाएं हैं, कौन सी संकल्पनाएं हैं, इसका रिसर्च होना चाहिए। विविध उद्देश्यों को लेकर रिसर्च होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरी बात उन्होंने कही कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों यदि गिर जाते हैं तो नई जागतिक अर्थ रचना क्या हो, इसके विषय में इस्लामिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस काम कर रहे। दुनिया के 6 केंद्रों में यह 200 से अधिक विद्वान इस पर काम कर रहे और वेटिकन सिटी में क्रिश्चियन इकोनॉमिक्स की भी रचना वो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यह आग्रह नहीं रखना चाहिए कि भाई हिंदू इकोनॉमिक्स ज़्यादा क्रिएटेबल है या इस्लामिक इकोनॉमी ज़्यादा क्रिएटेबल है, क्रिश्चियन इकोनॉमी ज़्यादा क्रिएटेबल है। ऐसी क्रेडिट की आपस में बात नहीं करनी चाहिए। तो तीनों ने मिलकर बार बार इकट्ठा आना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एंड व्यूज़ एक्सचेंज करना चाहिए और कुल मिलाकर मानव जाति के लिए क्या उपयुक्त है इसका तीनों ने मिलकर विचार करना चाहिए। ऐसी भी एक बात उन्होंने कही। और आपको जाते जाते बताऊं कि इस्लामिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ने डॉक्टर बोकरे जी को अपने अधिवेशन के लिए बुलाया था और जिसमें इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी, यह जो इस्लाम की स्पेशलिटी है, उसको कैसे प्रत्यक्ष में लाया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। डॉक्टर बोकरे जी को बुलाया था, फिर भी आने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया है। बोकरे जी वहाँ गए थे, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यह बताऊं। और फिर डॉक्टर खुसरो ने यह कहने के बाद बोकरे जी ने इस्लामिक इकोनॉमिक्स का भी अध्ययन किया और इस्लामिक इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हुए इस्लामिक इकोनॉमिक्स के बारे में पुस्तक लिखी और उसका प्रकाशन गवर्नर अलेक्जेंडर के हाथ से गवर्नर्स हाउस में डॉक्टर खुसरो के उपस्थिति में किया गया था। यहाँ जब वो अवार्ड शेवड़े अवार्ड का वितरण हुआ वाइस प्रेसिडेंट के हाथ से, उसी समय उसके बाद उसका भी इस्लामिक इकोनॉमिक्स का भी ये हुआ, विमोचन हुआ। और सबसे बड़ी बात जो कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता तो बड़ा आनंद होता, मेरी हिम्मत नहीं थी, उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल में आर्थिक विचार था, यह स्पष्ट है, लेकिन बीच में, और उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि फॉर सम सेंचुरीज, कितने सेंचुरीज ये नहीं, किंतु फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों तक
आर्थिक विचारों के क्षेत्र में स्टैग्नेशन आया, गतिरोध आया। कई सेंचुरीज तक यह गतिरोध था, इसके कारण आर्थिक विचारों में यहाँ प्रगति नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि बोकरे जी को ये किताब जो है, इसकी विशेषता, इसमें क्या लिखा है इसके बारे में मैं महत्व नहीं देता, किंतु स्टैग्नेशन फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक जो गतिरोध था आर्थिक विचारों का, उसका फर्स्ट ब्रेक थ्रू यानी ये हिंदू इकोनॉमिक्स पुस्तक है, ऐसा डॉक्टर खुसरो ने कहा। और इतना अच्छा मूल्यांकन उन्होंने किया, जो मैं समझता हूँ कि हिंदू प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन नहीं कर सकता, इस तरह का उसका मूल्यांकन उन्होंने किया। तो इस बीच स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापना के बाद एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई, इस पर चर्चा चल रही है। उधर यह जो फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी का षड्यंत्र था, वो आगे बढ़ रहा था। और उनका विचार जो था, मैंने जैसा आपको कहा कि संपूर्ण जनता को अंधेरे में रखना, राज्यकर्ताओं को खरीद लेना, ऊपर के ऊपर उनके साथ समझौते करना, और फिर जब समझौता क्या है लोगों को पता चलेगा, तब लोग संभ्रमित हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रतिकार नहीं कर सकेंगे। ऐसा जो था, अमेरिका के और विदेशी पूंजीपतियों के दुर्भाग्य से यह उनका हिसाब पूरा ठीक नहीं उतरा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई जिनकी अपेक्षा अमेरिका को या विदेशी पूंजी को नहीं थी। एक प्रोसेस जो पहले से चल रही थी कि जापान आगे बढ़ रहा था। शुरू में जिस समय स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई, उस समय जापान की अवस्था ये थी कि वो ऊपर आ रहा था, किंतु तो भी सीधा अमेरिका को डिफाई करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बीच के पीरियड में उसकी और आर्थिक प्रगति हुई और पहले जैसी स्थिति नहीं है। अब जापान बराबरी के नाते अमेरिका से बात कर रहा। मंच की स्थापना हुई उस समय बराबरी का रिश्ता नहीं था। चाइना की यही बात थी, वो भी प्रगति कर रहा था, किंतु जब स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई उस समय यह स्थिति नहीं थी कि चाइना सीधे अमेरिका को डिफाई करे। आज उस स्थिति में चाइना आ गया है। अब चाइना और जापान दोनों की स्थिति ये नहीं है कि अमेरिका ने गुर्राया तो ये दोनों दुम दबाकर भाग जाएंगे, ऐसा जो पहले था। आज वो स्थिति नहीं है। आज सारा समाचार पत्र पढ़ने वाले देख सकते हैं। फिर तृतीय विश्व के देशों में भी जागृति हो रही, विशेष रूप से यह जो सिंगापुर की कॉन्फ्रेंस है। अब यहाँ तो तय होने वाला है, यदि सिंगापुर के कॉन्फ्रेंस में ये विदेशी लोग सफल हुए तो फिर हमारे स्वतंत्रता और संप्रभुता को बचाना तृतीय विश्व के किसी भी देश के लिए संभव नहीं होगा। तो एक तरह से बहुत महत्व की ऐसी यह कॉन्फ्रेंस है। इस दृष्टि से तृतीय विश्व के देशों में भी जागरण हो रहा। देश के वजूद पर विदेश का प्रहार है। स्वदेश भाव फिर जगे स्वदेश की पुकार है। स्वदेश भाव फिर जगे स्वदेश की पुकार है। देश देश लूट कर जो दिखते महान है। IMF गेट वर्ल्ड बैंक के निधान है। झोंकते हैं धूल झूठ का गरम बाजार है। स्वदेश भाव फिर जगे स्वदेश की पुकार है। कुटुंब है वसुंधरा हम धरा के पूत है। समग्रता एकात्मता की संस्कृति के दूत है। सत्यपान का हमें मिला सुसंस्कार है। स्वदेश भाव फिर जगे स्वदेश की पुकार है। कुटुंब भाव तोड़कर जो रच रहे बाजार है। धर्म भाव छोड़कर जगा रहे विकार है।
आक्रमण जो कर रहा वो शत्रु धुआधार है। स्वदेश भाव फिर जगे स्वदेश की पुकार है। उठो जागो उखाड़ दो विज्ञापनों के जाल को। जवाब दो खरा खरा विदेशियों के माल को। हिंद देश में सुनो उठा प्रचंड ज्वार है। स्वदेश भाव फिर जगे स्वदेश की पुकार है। देश के वजूद पर विदेश का प्रहार है। स्वदेश भाव फिर जगे स्वदेश की पुकार है। स्वदेश भाव फिर जगे स्वदेश की पुकार है।